नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से। मैंने एंजाइम से रिलेटेड इससे पहले आपको वीडियो में बताया था अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है और औद्योगिक स्तर पर एंजाइम को हम किस तरह से यूज करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एंजाइम को स्थिरीकरण की तकनीकी और विधियां क्या क्या है। एंजाइम का स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम को किसी इनसॉल्युबल सहायक पदार्थ यानी कि सपोर्टिव या कैरियर पर बांध दिया जाता है या किसी मैट्रिक्स में सीमित कर देता है जिससे वह अपनी कैटालिटिक क्षमता बनाए रखता है और बार बार उपयोग में प्रयोग किया जा सकता है। स्थिरीकरण एंजाइम अधिक स्थिर होते हैं और आसानी से अलग किए जा सकते हैं तथा औद्योगिक उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये एंजाइम के स्थिरीकरण की जो प्रमुख विधियां हैं वो हमारी जो है अवशोषण विधि, क्रॉस लिंकिंग विधि, सह संयोजक बंधन विधि, एंट्रेपमेंट विधि और एनकैप्सुलेशन विधि का प्रयोग हम एंजाइम के स्थिरीकरण में करते हैं। जिसमें आपको मैं पहले बता रही हूँ अवशोषण विधि। अवशोषण विधि का क्या मतलब है? अवशोषण विधि का मतलब इस विधि में एंजाइम को किसी ठोस वाहक यानी कि कैरियर की सतह पर भौतिक बल द्वारा, भौतिक बल हमारे हो सकता है वॉन्डरवॉल बल हो सकता है, आयनिक हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, यानी कि फिजिकल बॉन्डिंग द्वारा हम चिपका देते हैं, जिससे यह बहुत सरल और कम लागत में लगने वाली विधि है, जिससे हमारे अवशोषण विधि हमारी बहुत इजीली हो जाती है, लागत भी कम लगती है, बहुत आसानी से हो भी जाती है और एंजाइम का स्थिरीकरण भी जाता है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो सिलिका जेल, एल्यूमिना, सक्रिय चारकोल इसके प्रमुख उदाहरण है। इस विधि से लाभ क्या है? ये बहुत सस्ती और सरल विधि है और एंजाइम की सक्रियता इससे बनी रहती है। लेकिन हर किसी का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, लॉस भी है इसमें कि पीएच या तापमान बदलने पर एंजाइम वाहक अलग अलग हो सकते हैं। अगर तापमान बदल गया, पीएच बदल गया तो हो सकता है इसका कैरियर चेंज हो जाए। कैरियर चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट में क्वांटिटी और प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अगर ये प्रोसेस अप्लाई ना करो, आप सह संयोजक यानी कि कोवलेंट बाइंडिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एंजाइम को वाहक पदार्थ के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बांधा जाता है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बांधा जाता था, वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू बांधा जाता है, लेकिन इसमें किसके थ्रू बांधा जाता है? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बांधा जाता है, जिससे स्थायी रूप से जोड़ा जाता है। सबसे स्थिर विधियों में से इसको माना गया है, जिसके उदाहरण हमारा सेलुलोज, ग्लास बीड्स। इस मेथड से फायदे क्या है? इस मेथड के फायदे क्या है कि ये आसानी से अलग नहीं होता क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और उच्च स्थिरता और पुनः उपयोग की क्षमता इसमें होती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये थोड़ी सी महंगी और जटिल होती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग होने के लिए प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस क्या होती है? थोड़ी सी जटिल होती है। इसके बाद जो तीसरा मेथड हम अप्लाई करते हैं वो हमारा होता है क्रॉस लिंकिंग मेथड। इसमें क्या होता है? एंजाइम अणुओं को ग्लूटाएल्डिहाइड जैसे रासायनिक पदार्थों में आपस में जोड़कर स्थिर कर दिया जाता है, जिससे इसका उपयोग होता है तो पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। मतलब एक बार यूज करने के बाद इसका दोबारा रीयूज भी होता है। साथ ही अधिक यांत्रिकी और रासायनिक स्थिरता बनी रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर एंजाइम कम सक्रिय हो तो ये विधि क्या होती है? हमारे लिए लाभप्रद नहीं होती है। कभी कभी एंजाइम की सक्रियता कम हो सकती है, तो ग्लूटाएल्डिहाइड की सक्रियता कम हो गई तो क्रॉस लिंक विधि का प्रयोग करना फायदेमंद नहीं होता है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं कि एंट्रापेमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। और एंट्रापेमेंट विधि क्या होती है? इसमें एंजाइम को जेल या पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर फंसा दिया जाता है, ट्रैप कर दिया जाता है, उसके अंदर फिक्स कर दिया जाएंगे, जिससे सबस्ट्रेट और उत्पादक अंदर बाहर आ जा सके, जिससे उनमें क्या होते हैं? सबस्ट्रेट और उत्पाद के बीच में इंटरचेंज हो सके। जैसे कि इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? कैल्शियम एल्जिनेट पॉलीएक्रीमाइड्स जेल का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि एंजाइम सुरक्षित रहता है और उच्च स्थिरता प्राप्त होती है। लेकिन क्या होगा? सबस्ट्रेट के अंदर बाहर एक्सचेंज हो जाने के कारण डिफ्यूजन धीमा हो जाएगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी और एंजाइम की वर्किंग प्रोसेस भी थोड़ी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसके अलावा हम एक मेथड और यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन मेथड। एनकैप्सुलेशन मेथड में क्या होता है? एंजाइम को अर्ध पारगम्य झिल्ली या सूक्ष्म कैप्सूल के भीतर बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर पैक कर देते हैं, जिससे एंजाइम की बाहरी प्रभाव से सुरक्षा रहती है और इसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि हम सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन का यूज करेंगे तो यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी, उसके निर्माण की प्रक्रिया या उसको हम बाई परचेज करेंगे तो वो थोड़ी सी क्या होती है? महंगी हो जाती है। लेकिन हम एंजाइम स्थिरीकरण कर तो रहे हैं। मैंने एंजाइम के बारे में ये भी बताया, अपस्ट्रीम प्रोसेस होती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होती है, स्थिरीकरण होता है और इन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि इन स्थिरीकरण क्रिया को करने की जरूरत क्यों है? क्यों कराया जाता है एंजाइम का स्थिरीकरण? एंजाइम का स्थिरीकरण इसलिए किया जाता है कि हमें इससे कुछ लाभ प्राप्त होते होंगे। तो जैसे हम कहें कि हम एंजाइम का स्थिरीकरण कर रहे हैं तो हमें इससे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि एंजाइम का बार बार उपयोग संभव हो जाता है, पीएच हमारा इससे क्या रहता है? स्थिर रहता है। एंजाइम की प्रोसेस करते हैं, बार बार टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट शुद्ध नहीं बन पाएगा और प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस भी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इस समय क्या होगा? पीएच कांस्टेंट रहेगा, उत्पाद को एंजाइम से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में निरंतरता बनी रहती है और एंजाइम की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एंजाइम की खुद की लाइफ बढ़ाने के लिए भी एंजाइम का स्थिरीकरण करना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज करोगे तो उसको करने के लिए कुछ सीमाएं होती है
क्योंकि एंजाइम स्थिरीकरण की प्रोसेस तो क्या होती है, महंगी होती है, और महंगी होने के साथ साथ एंजाइम स्थिरीकरण की प्रोसेस में कई बार क्या होती है, एंजाइम की सक्रियता में कमी आने की टेंडेंसी बनी रहती है। साथ साथ अगर कैरियर का चयन सही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस में भी क्या होती है, प्रॉब्लम आ सकती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस भी हो जाती है। तो इससे मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एंजाइम स्थिरीकरण आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और औद्योगिक और एंजाइम उत्पादन की एक महत्वपूर्ण विधि तो है। इसमें अधिशोषण, सहसंयोजक बॉन्ड, क्रॉस लिंकिंग, एंटरपेमेंट और कैप्सुलेशन, इनकी विधियों का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इन तकनीकों के माध्यम से एंजाइम की स्थिरता, पुनः उपयोग की क्षमता तथा औद्योगिक दक्षता में वृद्धि के साथ साथ अधिक मात्रा में बायोकैटलिस्ट बनाया जा सकता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है जो कि शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को तीव्र करके चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई रोगों के निदान करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हमें बात समझ में आ गई कि हमारे जो कैटलिस्ट हैं, एंजाइम कैटलिस्ट, वो हमारी कई बायोकेमिकल प्रोसेस को फॉरवर्ड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन मैंने कहा अभी इसका प्रयोग डायग्नोस करने के लिए भी होता है। तो इसका उपयोग डायग्नोस करने के लिए कैसा होता है, देखिए, डिजीज डायग्नोस करने में होता है, जैसे कि रक्त, मूत्र और जैविक द्रवों में एंजाइम की मात्रा मापकर उसके रोगों का पता लगाया जा सकता है, जैसे ALT यकृत के रोगों के निदान में, लीवर के निदान में, हड्डी तथा लीवर के रोगों के निदान में, पैनक्रियाज के रोगों में, मांसपेशियां, हृदय की गति, ऊतकों की क्षति आदि रोगों में निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी हृदय रोग के, हार्ट डिजीज में एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक के बाद कुछ एंजाइम का स्तर बढ़ जाता है, तो उपयोग इनका क्या होता है, कुछ ऐसे दूसरे एंजाइम होते हैं जिनका उपयोग इनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लीवर के रोगों के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ALT, AST, ALP, GGP, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफेस एंजाइम का यूज लीवर के इलाज में किया जाता है। पैनक्रियाज में किया जाता है, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम का किया जाता है। कई एंजाइम थेरेपी जो होती है, जैसे कि यूरोकाइनेसिस, थ्रोम्बोसिस, तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कई लोग के बॉडी में सूजन आ जाती है, सूजन को कम करने के लिए, घाव भरने के लिए किया जाता है। कई लोग के पाचन संबंधी समस्या आते हैं, उनके निदान के लिए यूज किया जाता है। पाचन क्रियाओं के विकार के लिए रोगों को एंजाइम की कमी होती है, उनके एंजाइम को सप्लीमेंट दिया जाता है, जैसे कि पेप्सिन और लैक्टेज नामक एंजाइम एक सप्लीमेंट्री एंजाइम के रूप में दिया जाता है जिनकी पाचन समस्या होती है। प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए एंजाइम का उपयोग रक्त में ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जैसे जैव रासायनिक क्रियाओं के जांच में किया जाता है। कहने का मतलब है एंजाइम हमारी बॉडी और केमिकल लाइफ को क्या होता है, बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आप इससे ये समझिए कि एंजाइम चिकित्सकीय नैदानिक जैव रासायनिक का महत्वपूर्ण आधार है और उसका उपयोग रोगों के इलाज, प्रयोगशाला में, परीक्षणों में, पाचन संबंधी विकार में किया जाता है। ALT, AST, ALP और LHD, एमाइलेज और लिपेज जैसे एंजाइम का प्रयोग कई रोगों के इलाज में किया जाता है। जबकि एंजाइम हमारे जीवन का एक आधार जैसे बन गए हैं। कई हमारी जीवन की शैली के आसपास जो है एंजाइम एक जैविक रासायनिक क्रियाओं को प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी होता है। एंजाइम एक तरह के बायोकैटलिस्ट हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में जैव अभिक्रियाओं को नियंत्रित और तीव्र करने के लिए और जिम्मेदार होता है। एंजाइम के अध्ययन, उनकी संरचना, उनका वर्गीकरण, कार्यविधि आदि का उपयोग अगर समझ ले तो हम औद्योगिक स्तर पर एंजाइम की उत्पादकता अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के द्वारा करते हैं, जिससे हम उच्च गुणवत्ता, अधिक शुद्ध वाले एंजाइम प्राप्त करते हैं। एंजाइम का स्थिरीकरण, उसका पुनः उपयोग, उनकी क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे अतिरिक्त एंजाइम चिकित्सा, रोगों के निदान, खाद्य उद्योग, औद्योगिक उद्योग, औषधि उद्योग, पर्यावरण संरक्षण आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार एंजाइम हमारे विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन की लाइफ का एक आधार बन गए हैं जिस पर हम टिके हुए हैं। तो भविष्य के सतत विकास और नवीन जैविक तकनीकों का उपयोग करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी रासायनिक क्रियाओं को कंटिन्यू चला सकते हैं। तो आप इससे निष्कर्ष ये निकला कि हमारी जीवन की बहुत सी रासायनिक क्रियाएं, स्वास्थ्य विभाग से लेकर कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, हमारे आसपास वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी एंजाइम क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एंजाइम हमारी जीवन शैली का आधार बन के हमारे जीवन को सुसज्जित बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। धन्यवाद।